हेलो दोस्तों, साइंस सीखने के सफर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों, आज एक प्यारा सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम आप मेरे पीछे बैकग्राउंड से देख ही रहे हैं कि दोस्तों, आज हम जिस प्यारे से टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। खैर दोस्तों, आप लोगों ने कहीं हाइड्रोकार्बन का पहले नाम सुना होगा, तो आज जानने वाले हैं आज इसके डिटेल से कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्यों हमारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार की तमाम बातों के बारे में आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बने रहिएगा मेरे साथ पूरे वीडियो के एंड तक। सबसे पहले दोस्तों, यहां से मैं बात करना चाहता हूं आपसे, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी कि जो कार्बन होता है, इस कार्बन के कौन कौन से अपर रूप होते हैं, उन अपर रूपों की क्या खास बात होती है, इस प्रकार की बातों को पढ़े थे। आज दोस्तों, जो हाइड्रोकार्बन होता है ये कार्बन से रिलेवेंट ही होता है और परीक्षाओं में भी यहां से कोई छोटे मोटे क्वेश्चन आप लोगों से कर लिए जाते हैं कई बार। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जब हमारा कोई भी कार्बन जब किसी हाइड्रोजन के साथ मिलता है, तो जो हाइड्रोजन के मिलने के साथ जो यौगिक बनता है, उस यौगिक को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चले दोस्त, टॉपिक की जड़ों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा है हाइड्रोकार्बन, परिभाषा है आज इसके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कितने इसके प्रकार होते हैं, क्या इसकी परिभाषा होती है। इस प्रकार की चीजों को दोस्तों आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? यदि दोस्तों इसकी परिभाषा के बारे में जाने ना हम कि हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या होती है, तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो कार्बन होता है, जो वायुमंडल में विभिन्न रूपों में होता है, और कार्बन आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व होता है दोस्तों जो बहुत सारे रूपों में पाया जाता है। और जब हमारा कार्बन जो होता है, यदि ये कार्बन यदि ये पाया जाने वाला जो कार्बन होता है, ये कार्बन जब किसी हाइड्रोजन परमाणु के साथ मिलता है, तो हाइड्रोजन परमाणु के साथ मिलने के परिणाम स्वरूप जो यौगिक्स बनाते हैं, जिनको अपन लोगों ने कार्बनिक यौगिकों के नाम से भी जानते हैं, उन कार्बनिक यौगिकों को दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके सिवाय आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कार्बन व हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक व उनके व्युत्पन्न जो यौगिक होते हैं, उनको भी हम लोग क्या कहते हैं? ये हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो परिभाषा आपको उचित लगे वो परिभाषा आप लोग यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं। इसमें रटे और रटाने की कोई बात तो है नहीं कि हमारा जो कार्बन होता है, जब ये कार्बन किसी हाइड्रोजन के साथ मिलता है और मिलने पर जो यौगिक बनता है, उस यौगिक को कहते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संरचना के आधार पर जो हाइड्रोकार्बन के प्रकार होते हैं ना दोस्तों, वो होते हैं दो। आपको कहीं ऐसा पूछा जाए कि संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन कितने टाइप का होता है, तो आप बताओगे कि सर दो प्रकार का होता है, जिसका एक का नाम होता है सॉरी एक का नाम होता है विवर्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, और दूसरे का होता है संवर्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, जिनको हम चक्रीय हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का हुआ है दोस्तों। एक तो होता है विवर्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन और एक होता है संवर्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। इनको देखने वाले आगे कि संवर्त और विवर्त श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी खास बातें होती हैं। नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं। अगली स्लाइड पे आपको एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा। यदि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप लोगों को यदि माइंड में सेट करना है ना दोस्तों, तो ये जो पूरा डायग्राम आपके सामने है ना, उस डायग्राम को तुम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि कौन सी चीज के प्रकार क्या है, कैसे है, किस प्रकार से इसमें बताया गया है, उस सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है विवर्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है संवर्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जो विवर्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको ये जो विवर्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें अचक्रीय हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये चक्र का निर्माण नहीं करते, सीधी श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। और इन्हीं का दूसरा नाम होता है एलिफेटिक यौगिक। आगे हम 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 लोगों के पास जो संवर्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है उसको चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं
वो एक वलय की रूप में अपनी संरचना को दिखाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो विवर्त या विवर्त श्रृंखला युक्त या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा होता है दोस्तों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। यहां से जो हमारे पास विवर्त जो श्रृंखला युक्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए दोस्तों यहां से बना देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने ऐसे पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन ये हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने ऐसे पढ़ा कि सर ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो संवर्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन और एक विवर्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। एक तो होता है विवर्त, जैसे कि यहां से डायग्राम से भी बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, उसको थोड़ा आप मैनेज कर लें आप। विवर्त पहला होता है विवर्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है हमारे पास सेकंड वाला जो होता है वो दोस्तों होता है संवर्त और एक होता है विवर्त। फिर हमने आगे ऐसे पढ़ा है यहां से कि जो विवर्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनको अचक्रीय कहते हैं, और संवर्त जो होते हैं उनको चक्रीय या वलय वाले कहते हैं। विवर्त इनका दूसरा नाम होता है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं उनको। और जो संवर्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये वलय के रूप में पाए जाते हैं, वलय के रूप में इनकी संरचना हम लोगों को दिखाई देती है। इनको वलय या चक्रीय युक्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। संवर्त हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो गया। इसके दो प्रकार होते हैं, इनकी खैर डिटेल आगे देखने वाले हम। विवर्त जो चक्रीय जो हाइड्रोकार्बन होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें एक तो हमारे पास यहां से हम लोगों ने डिजाइन किया था कौन सा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन और सेकंड वाला होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। फिर आगे और भी यदि हम चलते हैं ना, तो इस डायग्राम में हमारे को ये चीज दिखाई देती है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, जिसमें एक प्रकार आता है इसका दोस्तों एल्कीन, क्या आता है, एल्कीन, और सेकंड प्रकार आता है इसका एल्काइन आता है। क्या आता है दोस्त, एल्काइन आता है। यहां से भी देख सकते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का था, विवर्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन और संवर्त श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। विवर्त वाले को अचक्रीय कर रहे थे, संवर्त वालों को चक्रीय हाइड्रोकार्बन के नाम से जान रहे थे। फिर हमने ऐसे पढ़ा कि विवर्त जो श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन होता है। क्या होता है, एल्काइन। फिर दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में भी जाने ना, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध पाया जाता है। उनको हम लोग कहते हैं क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये दो प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। क्या होता है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन के बारे में भी जाने, तो एल्कीन वो हाइड्रोकार्बन्स के प्रकार होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध होता है। खैर इनके आगे अपन पढ़ने वाले हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन में हम लोग ऐसा जान सकते हैं। एल्काइंस, एल्काइन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध पाया जाता है। तो ये डायग्राम समझ गए होंगे आप लोग, हमने इसको यहां से भी डिजाइन कर दिया है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, विवर्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, संवर्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। विवर्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, चक्रीय, अचक्रीय इसी को कहते हैं, दो प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है एल्केन,
और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल होते हैं दो, एल्कीन और एल्काइन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्कीन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। एल्काइन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये डायग्राम यदि समझ गए होंगे ना तो आगे चलते हैं अपन लोग। आगे और भी आसान बातें यदि उस डायग्राम को यदि आपने सही समझ लिया है तो हमारे पास दोस्तों है संवर्त। संवर्त श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन जिन्हें अपन लोग चक्रीय हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं, वलय युक्त यौगिक होते हैं। इसमें इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं हमारे को, वो होते हैं संवर्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। और ये संवर्त श्रृंखला जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको अभी हमने पिछली स्लाइडों में ऐसे बनाया है कि इनको चक्रीय हाइड्रोकार्बन या वलय युक्त हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। यह भी दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है एलिसाइक्लिक यौगिक और एक होता है एरोमेटिक यौगिक। एक दोस्तों होता है कौन सा, एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक होता है एक तो, और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक यौगिक होते हैं दोस्तों। यदि इनके प्रकार वरकार ऐसे याद रखना है ना तो पक्का है क्वेश्चन आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे किसी भी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आपको डिजाइन करे वो बाहर नहीं जाने वाला है। बस इनको थोड़ा सा आप मैनेज करना सीख लें कि किसके कौन सा उदाहरण था, किसके कितने प्रकार थे, ऐसा आप मैनेज एक आध बार करना सीख ले, फिर तो ये बहुत आसान टॉपिक बन जाता है हम लोगों के लिए। तो एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक ये एलिफेटिक प्रकार के होते हैं। ये कैसे होते हैं, एलिफेटिक प्रकार के होते हैं, अर्थात इनको जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात होती है कि एलिसाइक्लिक प्रकार के जो कार्बनिक जो कार्बन के साथ मिलने वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, ये हाइड्रोकार्बन इनको जलाने पर बिना धुआं के साथ जलने वाले हमारे पास यौगिक होते हैं। और इनका एक उदाहरण होता है साइक्लोहेक्सेन। इनका एक छोटा सा उदाहरण है साइक्लोहेक्सेन। मैंने नीचे आपको डायग्राम भी बना के दे रखा है कि इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन चक्रीय प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं। एलिसाइक्लिक यौगिक इनको अपन एलिफेटिक प्रकार के भी मानते हैं और ये जलाने पर बिना धुएं के साथ जलते हैं, और इनका एक एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेन। चलिए तो आपको दूसरी तरफ लाता हूं। दूसरी तरफ हम लोगों ने डिजाइन कर रखा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इनको जलाने पर ये काले धुएं के साथ जलते हैं और वह अन्य एरोमेटिक गुण दर्शाते हैं। अन्य जो एरोमेटिक्स जो गुण होते हैं उनको भी दर्शाते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट जो गुण होता है वो ये होता है यदि इनको हम जलाएं तो एक काले धुएं के साथ जलते हैं, जबकि इनमें अपन ने ऐसे पढ़ा कि इनको जलाने पर ये बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि वो काले धुएं के साथ जलते हैं। कौन से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रकार के। और इनका एक उदाहरण होता है बेंजीन। इसका एक सीधा साधा उदाहरण होता है दोस्तों बेंजीन। मैंने नीचे इसका डायग्राम भी आपको डिजाइन करके दिया है कि बेंजीन कैसी आकृति में अपने पास दिखाई देता है। तो ये होते हैं दोस्तों संवर्त श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन जिनको चक्रीय हाइड्रोकार्बन या वलय युक्त हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों इसी प्रकार सफर को आगे बढ़ाते हैं और अगली स्लाइड में हमारे पास आया है विवर्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। अब हमें इनको डिटेल में पढ़ना होगा। वहां तो हमने कुछ छोटी मोटी परिचय से रिलेवेंट बातों को पढ़ा है, अभी यहां से पढ़ेंगे कि इनमें और कौन कौन से मुख्य रूप से गुण पाए जाते हैं, क्या इसकी मुख्य बातें होती हैं। इस प्रकार की तमाम बातों को आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले विवर्त श्रृंखला जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है। खुली श्रृंखला का मतलब यह है कि ये वलय का निर्माण नहीं करते हैं, वलय रूपी में नहीं होते हैं, सीधी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। सिरे के कार्बन एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं। यदि एक श्रृंखला बनी होती है उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसके जो सिरे वाले जो दोनों सिरा हो गया उन दोनों सिराओं के कार्बन कहीं से जुड़े हुए मिले, वो वलय वाले में होता है ऐसा। तो ये होते हैं इन यौगिकों में कार्बन परमाणु की खुली संरचना होती है और इसमें सिरे वाले जो कार्बन्स होते हैं वो आपस में नहीं जुड़े हुए होते हैं, इसलिए कंपाउंड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे, इस वर्ग के यौगिक सबसे पहले वसा या चर्बी से प्राप्त किए गए थे। जो हम लोग विवर्त श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं ना, इनको सबसे पहले वसा या चर्बी से प्राप्त किया गया था, इसलिए इन्हें एलिफेटिक यौगिक के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, एलिफेटिक यौगिक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि
एलिफेटॉन्स का अर्थ होता है वसा या चर्बी। एलिफेंट आपको कहीं भी वर्ड दिखाई दे उसका मतलब होता है चर्बी या वसा होता है। फिर अगला है इसमें मुख्य पॉइंट है इसमें ये वाला कि एलिफेटिक यौगिकों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एलिफेटिक जो प्रकार के अभी हमने डायग्राम में भी देखा था कि एलिफेटिक प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन थे ना वो हमारे पास दो प्रकार के थे। एक तो था संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसका उदाहरण था एल्केन। क्या था दोस्तों? एल्केन। और एक था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसका उदाहरण था एल्कीन और एल्काइंस थे। चलिए तो इनके बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां दिया हुआ है संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन जो श्रेणी होती है कार्बन की उसके बारे में दिया गया है। दोस्तों आप जानते तो बहुत कुछ होंगे एल्केन के बारे में। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन श्रेणियां अपन 10th क्लास में शुरू हो जाती है कार्बनिक यौगिक जिसमें अपन ने एल्कीन और एल्काइन श्रेणियों को अपन लोगों ने पढ़ा होगा। चलो फिर से पढ़ते हैं एल्केन श्रेणी को जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है। एकल सहसंयोजक बंध संवर्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। कहने का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उनको दोस्तों हम कहते हैं कौन सी श्रेणी? एल्केन श्रेणी। और इस एल्केन श्रेणी का जो सूत्र होता है वो सूत्र ये होता है कि CnH2n+2 अर्थात इस प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें कार्बन की संख्या के दुगने से दो ज्यादा होते हैं हाइड्रोजन की संख्या। ये इसका सूत्र डिजाइन किया गया। जैसे मान लो कार्बन की संख्या हमारे पास 6 है कहीं, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी ऐसा कहीं पूछे ना तो कार्बन की संख्या के दुगने से दो ज्यादा, मतलब उसमें कार्बन हाइड्रोजन की संख्या होगी दोस्तों कितनी? 14 और कार्बन की संख्या होगी कितनी? 6। वो ये सूत्र होता है इसका। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका संकरण sp3 अणुओं का विन्यास ज्यामिति चतुष्फलकीय। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध की जो लंबाई होती है वो सिंगल बंध की लंबाई होती है 1.54 अंगस्ट्रम होती है। कितनी होती है? एल्केन श्रेणी में जो कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड की लंबाई होती है 1.54 अंगस्ट्रम। बंध ऊर्जा होती है जो 80 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। बंध ऊर्जा की भी कहीं बात करें ना तो 80 किलो कैलोरी होती है, प्रति मोल होती है। तथा सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से केवल एकल बंध से जुड़े ही होते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि इस एल्केन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड ही पाया जाता है। और एल्केन के सभी कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्था sp3 होती है। जितने भी कार्बन होते हैं इसमें उनमें तमाम कार्बन परमाणुओं की जो संकरण अवस्था होती है वो दोस्तों होती है कौन सी? sp3 अवस्था होती है। नेक्स्ट आगे जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन आदि। एक दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट ध्यान रखें आप लोग ये कि इस एल्केन श्रेणी में हम लोगों ने ऐसे पढ़ा है कि एल्केन जो श्रेणी होती है उसका सूत्र आता है CnH2n+2 होता है। आपको कहीं ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसे मानो हमारे पास इसमें कार्बन की संख्या मेरे पास ऐसे है कि कार्बन की संख्या 6 है, तो आपको ऐसे पूछ ले कि एल्केन श्रेणी में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी ऐसा कहीं पूछे ना तो इन दोनों चीजों को इसमें रख सकते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है? 6। ये जो n है ना n वो संख्या को दिखाता है कार्बन की संख्या को। यहाँ जो n होता है वो उस n का मतलब होता है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या होती है। ये इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों। Cn फिर होता है हाइड्रोजन 2 n की जगह 6 रखते हैं +2 करते हैं। फिर यहाँ हमारे पास आता है C6H12 और 2 कितना होता है? 14। इस प्रकार से इसमें किसी भी नंबर का जो कार्बन होता है उसका हम सूत्र भी इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये एल्केन श्रेणी का डायग्राम आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलिए तो फिर यही बात कर रखी है इसमें मीथेन, एथेन, प्रोपेन आदि इसके एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आप एल्केन श्रेणी में देखोगे ना तो एल्केन श्रेणी में कार्बन की संख्या जब 1 होती है तो कार्बन की संख्या जब 1 होती है उसको कहते हैं मैथ कहते हैं। कार्बन की संख्या 2 होती है इसको एथ कहते हैं। कार्बन की संख्या 3 होती है उसको कहते हैं प्रोप कहते हैं। कार्बन की संख्या यदि 4 होती है उसको कहते हैं क्या? ब्यूट। कार्बन की संख्या यदि 5 है तो उसको कहते हैं पेंट।
कार्बन की संख्या 6 है तो उसे कहते हैं हेक्स। कार्बन की संख्या 7 है तो उसे कहते हैं हेप्ट। कार्बन की संख्या यदि 8 है तो उसे कहते हैं ऑक्ट। ऑक्ट। कार्बन की संख्या यदि 9 है तो उसे कहते हैं नॉन। और कार्बन की संख्या यदि 10 है तो उसे कहते हैं मेरे दोस्त क्या, डेक। और इस एल्केन श्रेणी का जो लास्ट में लगा हुआ जो समूह होता है ना, वो होता है इसका एन। क्या होता है, एन। जैसे मैथ है तो इस मेथेन को अपन ऐसे बना देते हैं मेथेन, मेथेन ऐसे बना देते हैं। एथ है, इसको एथेन बना देते हैं एल्केन श्रेणी में। प्रोपेन बना देते हैं, ब्यूटेन बना देते हैं, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन होता है। किसमें, एल्केन श्रेणी में। एल्केन श्रेणी का जो आपके पास जुड़ा हुआ होता है ना, वो होता है क्या, एन होता है। नहीं, चलो वापस आओ इधर। तो इनमें कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्केनों में बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। एल्केन जो श्रेणी होती है इसमें कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हमारे पास यू है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हमने जाना ही था। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो एग्जाम्पल होते हैं, एक दोस्तों होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। क्या होता है, एल्कीन और एल्काइन होता है। तो एल्कीन श्रेणी, इसमें एल्कीन श्रेणी में भी यदि हम बात करें ना, तो एल्कीन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। वह श्रेणी कार्बन की जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं कौन, एल्कीन श्रेणी कहते हैं। और एल्काइंस कहते हैं जब हमारे पास कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे कहते हैं दोस्तों क्या, एल्काइन कहते हैं। दोनों चीजों को समझा होगा। इनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है जैसे एथीन, प्रोपीन इत्यादि होता है, और एल्काइन में इनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है जैसे एसिटीन, प्रोपाइन। ऐसा कुछ आप लोगों ने यहाँ से देख लिया होगा। तो ये भी दोनों इंट्रोडक्शन में ये दोनों चीजें ध्यान रख सकते हैं कि एल्किन क्या होती है और एल्काइन क्या होती है। एल्केन के बारे में हमने पीछे पढ़ ही लिया है। चलो तो यहां सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हमने एल्केन को पढ़ा है उसी अनुसार हम एल्किन को भी कवर करने वाले हैं। एल्कीन वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है। कितने बंध होते हैं, डबल बंध होते हैं। और पूरी श्रृंखला में डबल बंध केवल एक ही जगह होता है, यह भी ध्यान रखें। और इस श्रेणी का सूत्र होता है CnH2n होता है। अर्थात एल्कीन जो श्रेणी होती है, एल्कीन श्रेणी होती है, इसे एल्कीन श्रेणी में दोस्तों जो कार्बन होता है, इस कार्बन कार्बन के मध्य कितना बंध होता है, डबल बंध होता है। और इस श्रेणी का सूत्र आता है CnH2n होता है। जहां यहां जो n होता है वो n होता है दोस्त क्या, कार्बन की संख्या। क्या होता है, कार्बन की संख्या होता है ये। इसके सिवाय अब देखो किसी का भी सूत्र आए यदि आप निकालो, जैसे हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है, 7 है। मैं आपको ऐसे कहूं कि एल्कीन श्रेणी है, कार्बन की संख्या 7 है, तो हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है। तो हाइड्रोजन की संख्या या तो आप डायरेक्ट निकालना सीखिए, हाइड्रोजन की जो कार्बन की संख्या होगी कार्बन की संख्या से डबल हाइड्रोजन की संख्या होगी, या फिर जहां n है वहां उस 7 को रख दें, जैसे C7H, तो हमारे पास सही n की जगह कितना रखना है, 7। तो कितना आया, C7H, 7 दुआ कितना 14। तो यही तो बात बताई मैंने, कितने भी कार्बन हो आप इसी प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। तो इस एल्केन श्रेणी का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है CnH2n के बराबर होता है। यानी कि इस एल्कीन श्रेणी में कार्बन की संख्या के दुगने के बराबर होते हैं हाइड्रोजन की संख्या। कहीं ऐसे भी पूछा जाए कि कितने के बराबर होता है, तो दुगने के बराबर होता है, ऐसे कह सकते हैं। और एल्कीन श्रेणी के लिए जो आपके पास लास्ट में आप जोड़ते हो ना, वो होता है इन। क्या होता है दोस्त, इन। जैसे एथीन, जैसे एथीन, एच से एथीन बना दिया, प्रोप से प्रोपीन बना दिया, प्रोपीन, ऐसे।
ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। कार्बन की संख्या 2 होती है इसमें सबसे कम। कार्बन की संख्या में सिंगल वाले में लागू नहीं होता। जहां कार्बन की संख्या 1 होती है ना, उसके लिए एल्कीन श्रेणी फॉलो नहीं करती है। ये शुरू होती है कहां से? एथीन से शुरू होती है, मैथीन से शुरू नहीं होती है दोस्तों। नेक्स्ट और देखते हैं कि जहां n एक पूर्णांक है और इसकी संरचना में एक कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। ये बात तो हमने भी देख ली कि जो कार्बन कार्बन होते हैं उनके मध्य डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ जो n होता है उसके सूत्र में जो एक पूर्णांक होता है जो कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। द्विबंध वाले कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था sp2 होती है। जहां जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा होता है उसकी संकरण अवस्था तो sp2 होती है, और जो एकल जो बच गए सारे के सारे शेष, उसमें कौन सी अवस्था होती है? संकरण की sp3 अवस्था होती है। जैसे एल्केन श्रेणी में जितने भी तमाम कार्बन थे उनमें सभी में sp3 संकरण था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होने लग जाता है। जिन कार्बनों के मध्य डबल बॉन्ड लगा होता है उनकी संकरण अवस्था sp2 होती है, बाकी जो बच गए उनकी अवस्था होती है sp3 होती है। जैसे इनके उदाहरण होते हैं, प्रोपीन होता है, ब्यूटीन होता है। ये एक नंबर तो उसको दिखाता जितने नंबर के कार्बन पर अपन डबल बॉन्ड लगा रखे हैं। नेक्स्ट, कार्बन कार्बन द्विबंध में एक सिग्मा बंध होता है व एक पाई बंध होता है। इस एल्कीन श्रेणी में यह भी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और डबल पाई बॉन्ड होते हैं। इसमें एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिफिन भी कहते हैं। एल्कीन जो श्रेणी होती है दोस्तों, इसका अन्य नाम क्या होता है? ओलिफिन इसका अन्य नाम होता है। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते अगली बातों को और पढ़ते हैं और जानते हैं उनके बारे में भी। अब तो हमारे पास एक ही चीज बची है जिसको हम कहते हैं क्या? एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एल्काइन कहते हैं। और एल्काइन क्या होती है? एल्काइन वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। एक ट्रिपल बॉन्ड वाली जो कार्बन की संख्या श्रृंखला होती है, उस कार्बन की श्रृंखला को हम लोग कहते हैं कौन सी श्रृंखला? एल्काइन श्रेणी कहते हैं। कौन सी श्रेणी कहते हैं? एल्काइन श्रेणी कहते हैं। और इसकी संरचना में एक कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसा तो हमने जान ही लिया। और इसके बाद त्रिबंध वाले दोनों कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्था यदि जाने तो त्रि कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्था sp होती है। बाकी जो शेष बच जाते हैं हमारे पास, उनकी संकरण अवस्था होती है sp3 होती है। कितनी होती है? sp3 होती है। इसके सिवाय इस एल्काइन श्रेणी का जो सूत्र होता है ना, एल्काइन श्रेणी का जो सूत्र होता है ना, उस सूत्र को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, CnH2n-2 लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझे। हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या हमारे पास जैसे मान लो 4 है, तो मैंने आपको ऐसे पूछा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, तो ये जो 4 है ना उसको सूत्र में रख दिया, या आप डायरेक्ट ऐसे याद रखने लग जाएं कि कार्बन की संख्या के दुगने से 2 कम होते हैं। जैसे एल्केन श्रेणी दोबारा से देखिएगा, एल्केन श्रेणी में हमने ऐसा कुछ देखा था, CnH2n+2 होता है, मतलब कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज्यादा होते हैं हाइड्रोजन की संख्या। फिर इसके बाद हमने ऐसा भी कुछ करके देखा था एल्कीन में, एल्कीन श्रेणी में ऐसे देखा था, CnH2n ये होता है, मतलब कार्बन की संख्या के दुगने के बराबर होते हैं हाइड्रोजन की संख्या। इसके सिवा अब हम पढ़ रहे हैं किसको? एल्काइन को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? एल्काइन को पढ़ रहे हैं। तो एल्काइन श्रेणी में कार्बन की संख्या के दुगने से 2 कम होते हैं हाइड्रोजन की संख्या। इस एग्जाम्पल को भी यदि निकालें तो ऐसे निकाल सकते हैं, C4 कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है। हाइड्रोजन 2 को गुना करेंगे 4 से, उसमें 2 कम करेंगे, 4 दूआ 8, 8 में से 2 कम किया तो कितना बचा? 6, अर्थात C4H6। तो यही है, कार्बन की संख्या का दुगना 4 का दुगना 8, 8 से 2 कम है किसकी? हाइड्रोजन की संख्या। तो यही बात तो मैंने आपको लोगों को बताई थी कि कार्बन की संख्या के दुगने से 2 कम होते हैं एल्काइन श्रेणी में हाइड्रोजन की संख्या। एल्केन श्रेणी में दुगने से 2 ज्यादा होते हैं हाइड्रोजन की संख्या, एल्कीन श्रेणी में दुगने के बराबर होते हैं और इसमें दुगने से 2 कम के बराबर होते हैं। तो ये दोनों तीनों चीजों को आप अच्छे से जाना होगा। और इसके बाद हमने ऐसा भी कुछ बात की थी एल्कीन श्रेणी में
कि एल्कीन श्रेणी में एक तो सिग्मा बंध होता है, एक पाई बंध होता है, लेकिन इसमें दोस्तों एक तो होता है सिग्मा बंध, एक तो क्या होता है सिग्मा बंध होता है, और दो इसमें दोस्तों होते हैं क्या, पाई बंध होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य जिस श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिसमें एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है दोस्तों कितने, पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए एथाइन, प्रोपाइन या फिर ट्यूब ब्यूटाइन कह सकते हैं। और दोस्तों हम लोगों ने ऐसे भी देखा था, एल्केन श्रेणी के लिए जो काम में लेते हैं ना वो क्या होता है, एन। एल्कीन श्रेणी के लिए जो चीज काम में ली जाती है वो होती है ईन, और एल्काइन के लिए जो काम में लेते हैं ना वो होता है आइन। क्या होता है, आइन होता है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसका लास्ट वाला प्रत्यय आप उसका लास्ट वाला टुकड़ा देख लें आप। नेक्स्ट इधर आए तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में भी जान चुके होंगे। नेक्स्ट आगे हमारे पास संवर्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, यानी कि जिनको अपन चक्रीय हाइड्रोकार्बन कह रहे थे ना, वो स्टार्ट हो गया अब हमारे पास। अब तक तो हमने ऐसे देखा है कि जो हमारे पास श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, संतृप्त में कौन सा उदाहरण था, असंतृप्त में कौन सा उदाहरण था। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं संवर्त श्रृंखला अथवा चक्रीय हाइड्रोकार्बन जो प्रकार होते हैं उन प्रकारों के बारे में देखेंगे। इस प्रकार के यौगिकों में कार्बन परमाणु जो होते हैं उन कार्बन परमाणु परस्पर एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, अर्थात श्रृंखला के सभी परमाणु आपस में एक दूसरे से बंधित रहते हैं। मतलब जुड़े हुए रहते हैं, वो भी किसके रूप में, श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। और उसमें विवर्त श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन में हमने ऐसे कह रहे थे कि उसके सिरों वाले जो कार्बन होते हैं वो आपस में कभी नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें जुड़े हुए होते हैं। सिरों वाले जो कार्बन होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। चक्रीय कार्बनिक यौगिकों जिनमें वलय केवल कार्बन परमाणु से बनता है उन्हें समचक्रीय कार्बोवलीय यौगिक कहते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। ये क्या कह दिया कि जो चक्रीय कार्बन परमाणु, जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन एक वलय वाले जो कार्बन परमाणु होते हैं उन्हीं से बनता है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि दो उदाहरण इसके कौन कौन से हैं, एक तो होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है दोस्तों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। दूसरा एलिसाइक्लिक, सबसे पहले एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को पढ़े ना तो वे समचक्रीय यौगिक जिनके गुण धर्म विवर्त श्रृंखला यौगिकों के समान होते हैं उन्हें एलिसाइक्लिक यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिसाइक्लिक यौगिक कहा जाता है। ऐसे समचक्रीय यौगिक मतलब ऐसे चक्कर संरचना बनाने वाले ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके गुण जो होते हैं वो हमारे पास विवर्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन के समान होते हैं, उनको कहते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। ऐसे यौगिक संतृप्त तथा असंतृप्त होते हैं। संतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक जो होते हैं उनका उदाहरण है साइक्लोप्रोपेन। क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन, और दूसरा उदाहरण होता है साइक्लोब्यूटेन उदाहरण होता है। ये दोनों उदाहरण देख सकते हैं आप लोग यहाँ से, ज्यादा कुछ महाभारत इसमें है नहीं, छोटी छोटी सी बातें हैं। दूसरा जो असंतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिकों के जो उदाहरण होते हैं वो असंतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन एक एग्जांपल है, इसका डायग्राम मैंने ऊपर डिजाइन कर ही रखा है। एक 1,3 साइक्लोप्रोपेडीन होता है, उसकी डिजाइन भी मैंने आकृति आपको दे रखी है। 1,3 साइक्लोहेक्सीन, ये भी देख रहे होंगे, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो, 6 हो, और पेंटेन जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो, 5 हो। यहाँ ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मतलब जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो, 4 हो। तो उनके ऐसे बना रखा है। नेक्स्ट आगे हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, दूसरों एलिसाइक्लिक को देख लिए, दूसरा होता है एरोमेटिक। इन्हें दोस्तों कहा जाता है एरीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरीन भी कहते हैं। और ये यौगिक सुगंधित होते हैं। जो एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, सुगंधित होते हैं, क्योंकि एरोमो का मतलब होता है सुगंध। बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न अनेक बहुचक्रीय यौगिक एरोमेटिक होते हैं। बेंजीन या बेंजीन से बनने वाले जो अन्य यौगिक्स होते हैं उन वो यौगिकों के प्रकार होते हैं कौन से, एरोमेटिक प्रकार के होते हैं।
और इस यौगिकों का जो सामान्य सूत्र होता है ना वो CnH2n-Y होता है। CnH2n-Y, जिसमें Y जो होता है ना वो वलयों की संख्या होती है कि इसमें दो वलय हैं या 3 वलय हैं, क्योंकि असंतृप्त जो थे ना, असंतृप्त और संतृप्त के उदाहरण में अपन डबल वलय, ट्रिपल वलय, सिंगल वलय ऐसे कुछ पढ़ा है, तो वो वलय है इधर से। तो इन वायु की जो चक्रीय जो बनाने वाले जो आपके पास यौगिक होते हैं उनमें वलय की जो संख्या होती है ना, उस वलय की संख्या को कम करते हैं अपन यहां से। अतः इनमें संगत जो एलिफेटिक यौगिक होते हैं उन संगत एलिफेटिक यौगिकों की अपेक्षा कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है। इन्हें इस श्रेणी का प्रथम व सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य बेंजीन होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य इस जो एरोमेटिक प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कौन होता है दोस्तों? बेंजीन होता है। बेंजीन में वलय संरचना कार्बन परमाणु की संख्या तो होती है कितनी? 6 होती है। कार्बन परमाणु 6 से बनी होती है तथा बंध श्रृंखला में एकांतर से एकल व द्विबंध होते हैं, अर्थात एक छोड़कर एक अपने पास एकल बंध होगा, फिर उसके आगे डबल बंड होगा, फिर उसके बाद एकल बंद होगा, फिर उसके बाद डबल बंड होगा। उसी प्रकार से कह रखा है कि एकांतर जो होते हैं उस एकांतर स्थिति में एकल व द्विबंधों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे यौगिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। समझ ही गए होंगे। डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम तुम्हारे सामने है। इस प्रकार के जो होते हैं, अभी हमने बेंजीन की संरचना में यूं देखा था कि एक छोड़कर आगे जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल बॉन्ड होता है, फिर डबल होते हैं, फिर सिंगल होता है, फिर डबल होता है। इसे एकांतर कहते हैं। तो कार्बन की संख्या 6 से बना हुआ होता है कौन? बेंजीन। एक दूसरा उदाहरण और दे रखा है एथिल बेंजीन, जिनमें आपके पास डिजाइन कर रखा है, एथिल तो लगा रखा है इधर और बेंजीन बना रखा है नीचे, यानी कि बेंजीन के साथ बनने वाले जो अन्य यौगिक्स होते हैं उनके बारे में कह रखा है। दोस्तों टॉपिक की जो बातें थी वो तो हमने डिस्कस कर ली। कुछ छोटी मोटी चीजें और होती हैं कार्बन से रिलेटिव, उनको और दोस्तों यहाँ 2 4 5 7 मिनट में हम लोग कवर करते हैं। चलिए, तो दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं। अपन डेली लाइफ में जो कार्बनिक यौगिक उपयोग में लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि वो भी कार्बन के साथ ही बने होते हैं। कार्बन जिन यौगिकों के साथ बना मिलकर जो अपने पास संपूर्ण जो यौगिक बनता है उसे अपन अन्य कार्बनिक यौगिकों के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक नंबर पे यदि अपन देखें तो CO2, ये भी दोस्तों क्या है? कार्बनिक यौगिक, कार्बन से मिलकर बना है, जिसको दोस्त हम लोग कहते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसका परमाणु जो भार होता है, परमाणु भार या अणु भार की ज्ञात करें ना, तो इसका अणु भार होता है अपने पास 44। कितना होता है? 44 होता है। और पेड़ पौधों या अन्य जितने भी सजीव होते हैं उन सजीवों में श्वसन की क्रिया के दौरान जो काम में ली जानी जो वाली गैस होती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन। लेकिन परिणाम स्वरूप जो बाहर निकलती है वो कौन सी होती है? CO2। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधा जब अपना भोजन बनाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब पौधा अपना भोजन बनाता है, जब पौधा अपना भोजन तैयार करता है, तो इस CO2 गैस का उपयोग करता है। क्या करता है? CO2 गैस का उपयोग करता है। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस होती है जो हमारे पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है। इसके बाद कुछ कार्बन के अन्य यौगिक और होते हैं, जैसे कि आपके पास एक होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे दमघोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। यदि किसी बंद कमरे में यदि हम अंगीठी का प्रयोग करते हैं सर्दियों में, तो हमारे पास जो गैस उत्पन्न होती है कमरे में वो दोस्त होती है कौन सी? CO, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड दमघोटू गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की एक इंपॉर्टेंट बात और है, वो ये है कि यदि हमारा हीमोग्लोबिन जैसे हमारे सामने पड़ा है, हीमोग्लोबिन के साथ सबसे पहले या सबसे तीव्र गति से जुड़ने वाली जो गैस होती है ना वो CO होती है। अर्थात हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज्यादा अच्छी बंधुता किसकी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है, अच्छी दोस्ती रहती है। तीसरा हम बात करते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारी ओजोन को खराब करने के लिए जाना जाता है। ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट करता है CFC का एक अणु। CFC को फ्रियोन गैस के नाम से भी जाना जाता है और CFC हमारी ओजोन के अणुओं को नष्ट कर दी है। CFC का उत्पादन AC होता है, फ्रीज होता है और पटाखे होते हैं, उनसे CFC का उत्पादन होता है। अन्य कार्बनिक यौगिकों को देखें तो अपने पास CNG भी अन्य कार्बनिक यौगिक है जो अपन डेली लाइफ में काम में लेते हैं। नेक्स्ट आगे है
अपने पास एलपीजी, एलपीजी भी हमारे पास क्या है, कार्बनिक यौगिक होती है जिसका उपयोग अपन डेली लाइफ में करते हैं। और यह चीज यहाँ से ध्यान रखें, सीएनजी जो होती है ना, सीएनजी में सबसे ज्यादा होती है मीथेन गैस, CH4 गैस होती है। और एलपीजी में सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो होती है दोस्तों कौन, ब्यूटेन होती है। दोस्तों कौन होती है, ब्यूटेन होती है। इस प्रकार दोस्तों आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने इस प्रकार की कुछ बातों को देखा है कि अपन डेली लाइफ में कार्बन के कौन कौन से यौगिकों का इस्तेमाल करते हैं। और फिर अपन ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कुछ इस प्रकार से पढ़ा था। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण था कौन, बेंजीन था। फिर इसके अलावा अन्य चीजों को भी हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, उनको भी हमने देखा था। फिर इससे पहले हम लोगों ने इस एल्केन और एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के बारे में देखा था। एल्कीन श्रेणी क्या होती है, एल्काइन क्या होती है और एल्केन क्या होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के थे, एल्कीन और एल्काइन। फिर इसके बाद संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक ही उदाहरण था, वो किसके, एल्केन के। सूत्र वगैरह आप लोग जान ही चुके होंगे। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें थी विवर्त श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। चलिए तो इसके शुरू वाले डायग्राम के पास लेकर चलता हूं आप लोगों को। जैसे कि हमने सबसे पहले इसका डायग्राम यूं देखा था कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, विवर्त श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन जिन्हें अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और दूसरा होता है संवर्त श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन जिन्हें चक्रीय हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। फिर ये विवर्त श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन और एल्काइंस। इनको हम लोगों ने ऐसे करके पढ़ा है। इस प्रकार दोस्तों आज के इस लेक्चर में उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं ये हाइड्रोकार्बन से अब कोई भी आपके पास डाउट नहीं बचा हुआ है। इंपॉर्टेंट बातें आपने सारी देख ली है, परीक्षाओं में आपको यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों इसी प्रकार आप मेरे साथ यूं ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। इससे भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन से टॉपिकों को अपन और भी बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार आप आज के इस लेक्चर में यहां तक बने हुए होंगे तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप लोग समझ चुके होंगे। इसी प्रकार दोस्तों मुलाकात करता हूं इसके अगले वीडियो में एक अलग ही जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।